परिचर्या के मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, आपने पहला पाठ आपने पूरा कर लिया। ठीक है, अब ये परिचर्या परिचय है ना, इसका आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज जो अपना चैप्टर आएगा वो है स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण। स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण। स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण। बुक है ना अपने पास में? किसी भी राष्ट्र के विकास में वहां की चिकित्सा व शिक्षा विशेष योगदान रहता है। व्यक्ति के शिक्षित होने पर वह अपने समाज व समुदाय के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहता है। इस पंच महाभूतात्मक शरीर में सभी भाव सुख दुख आदि निहित है। स्वस्थ रहने पर ही मनुष्य अपने दैनिक कार्यों को ठीक प्रकार से कर सकता है तथा यदि अस्वस्थ रहता है तो सभी कार्य सम्यक प्रभाव से संपादित नहीं कर पाता। इसलिए स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य के संरक्षण व व्याधियों की चिकित्सा के लिए सरकार या निजी संस्थाओं द्वारा चिकित्सालय की स्थापना की जाती है। इन्हीं को स्वास्थ्य रक्षा अभिकरण हेल्थ केयर एजेंसी कहा जाता है। सभी व्यक्तियों को मूलभूत चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना ही इनका उद्देश्य है। समझ रहे? हॉस्पिटल, कम्युनिटी, चिकित्सालय व समुदाय। चिकित्सा कार्य को संपादित करने के लिए चिकित्सा कर्मियों के संगठन को चिकित्सालय कहते हैं। चिकित्सालय किसे कहते हैं? चिकित्सा कार्य को संपादित करने के लिए चिकित्सालय कर्मियों के द्वारा संगठन के चिकित्सालय कहते हैं, अर्थात वह स्थान जहां रोगी की चिकित्सा की जाती है। चिकित्सालय शब्द दो शब्दों से बना है, चिकित्सा व आलय। ठीक है, चिकित्सा का अर्थ का उपचार करना तथा आलय का अर्थ होता है स्थान जहां चिकित्सा की जाती है, उसको चिकित्सालय कहते हैं। अर्थात जहां रोगियों को चिकित्सा सेवा हेतु रखा जाता है उसे अस्पताल कहते हैं। अस्पताल हॉस्पिटल शब्द की उत्पत्ति हॉस्पिटल शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है मेजबान। प्राचीन काल में अस्पताल यात्रियों के उपचार व बेघर लोगों को शरण प्रदान करने वाले अतिथि गृह कहते थे, लेकिन वर्तमान समय में अस्पताल का प्रमुख कार्य बीमारियों की सेवा शुश्रूषा व उपचार करना है। इसके पर्यायवाची शब्द क्या है? चिकित्सालय, औषधालय और आतुरालय, ये उसके पर्यायवाची शब्द हैं। औषधालय वह स्थान जहां औषध का वितरण किया जाता है। आतुरालय वह स्थान जहां आतुर यानी रोगियों को चिकित्सा हेतु रखा जाता है। मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, वो द्वारा हॉस्पिटल को इस प्रकार परिभाषित करता है। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूरे विश्व के अंदर ये एक संस्था बनी हुई है। तो उसमें ये डेफिनेशन दी है उसकी कि ए हॉस्पिटल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन द फंक्शन ऑफ विच इन प्रोवाइड फॉर द population the complete health care, both curative and preventive, and whose outpatient services reach out of the family and its home environment. The hospital is also a center for the training or health workers
एंड फॉर बायोसोशियल रिसर्च। अर्थात चिकित्सालय किसी सामाजिक व चिकित्सा संबंधी संगठन का एक अग्रिम भाग है जिसका कार्य जनता को उपचारात्मक व विरोधात्मक दोनों ही प्रकार की संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है तथा जिसकी बाह्य रोगी सेवाएं परिवार एवं परिवार के घरेलू पर्यावरण तक पहुंचाती है। अस्पताल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं जैव सामाजिक अनुसंधानों का एक केंद्र भी है। चिकित्सालय के कार्य क्या है? व्याधित यानी आघातित व्यक्तियों की सेवा शुश्रूषा, व्याधियों से बचाव एवं स्वास्थ्य की वृद्धि, व्याधियों का निदान एवं चिकित्सा, पुनर्वास प्रदान करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान, ये चिकित्सालय के कार्य है। चिकित्सालय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? चिकित्सालय स्वयं आतुर के व्याधि समन, आतुर कहते हैं बीमार को, चिकित्सालय स्वयं आतुर के व्याधि शमन का केंद्र होते हैं। वे भी यदि अव्यवस्थित हो, है मतलब वहां कोई व्यवस्था नहीं हो तथा वहां असावधानी बरती जाए तो रोग प्रसार का स्रोत बन जाता है, जिसके कारण वह अपनी अपेक्षित सेवा नहीं दे पाता। इसलिए उस पर आश्रित रोगी पूर्ण स्वास्थ्य लाभ लेने से वंचित रहते हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों व अन्य रोगियों तथा उनके परिजनों को भी अनेक रोगों से संक्रमण से प्रभावित होता पड़ता है। चिकित्सालय की प्रसिद्धि, भवन व्यवस्था, विभिन्न विभाग, चिकित्सा कर्मचारियों को व्यवहार, संसाधनों की उपलब्धता, अपद्रव्य निर्माण, सफाई, प्रकाश व जल व्यवस्था आदि पर निर्भर करता है। अब चिकित्सालय भवन में क्या चीज होनी चाहिए, ये इसके बारे में बताया गया है। रोगी को उचित चिकित्सा व्यवस्था श्रेष्ठ प्रबंधन हेतु चिकित्सालय भवन में निम्नलिखित विभाग होने चाहिए। कौन कौन से विभाग होने चाहिए चिकित्सालय में? कि प्रशासनिक खंड होना चाहिए, सूचना केंद्र व स्वागत कक्ष होना चाहिए, पंजीयन कक्ष, बहिरंग विभाग, अंतरंग विभाग, औषध वितरण, शल्यक्रम कक्ष, प्रसूति क्रम, पंचक्रम, प्रयोगशाला कक्ष, एक्सरे, सोनोग्राफी परीक्षण कक्ष, वस्त्र धुलाई, लॉन्ड्री कक्ष, अत्यधिक चिकित्सा कक्ष, राष्ट्रीय कार्यक्रम परामर्श केंद्र कक्ष, मनोरंजन कक्ष, स्टाफ रूम, फार्मेसी, पथ्य एवं पाकशाला। ये मतलब क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर होने चाहिए। चिकित्सालय भवन में शुद्ध वायु एवं उचित प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। जल आपूर्ति, पीने तथा स्नान आदि करने के लिए अलग अलग होनी चाहिए। मलमूत्र आदि अपद्रव्यों को वैसे अशुद्ध जल के निस्तारण की व्यवस्था होनी चाहिए। समय समय पर जीवाणुनाशक औषधियों का छिड़काव होना चाहिए। अपद्रव्यों को चुराना व मिट्टी में गाड़ देना चाहिए जिससे संक्रमण से बचा जा सके। रोगियों की सुविधा के लिए चिकित्सालय के बहिरंग विभाग में उनके बैठने के लिए कुर्सियां तथा विश्राम के लिए पर्याप्त स्थान व अंतरंग विभाग में पर्याप्त शैय्याओं की व्यवस्था होनी चाहिए। रोगियों के शौचालय निर्क्रम के लिए कक्ष तथा शय्या रोगियों के लिए स्ट्रेचर व व्हील चेयर का प्रबंध होना चाहिए जिससे उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान से आसानी से ले जाया जा सके। रोगों के निदान व समुचित व्यवस्था हेतु बहिरंग विभाग में विभिन्न विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों हेतु अलग अलग कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए। बहिरंग विभाग में मुख्यतः निम्नलिखित विभाग होते हैं। बहिरंग किसको कहते हैं? आउटडोर को, जहां औषधि वितरण की जाती है। डॉक्टर ने देख लिया, दवाई लिख दी और बाहर जाके खिड़की से दवाई ले ली, उसको आउटडोर बोलते हैं। ठीक है। इंडोर किसको कहते हैं? जो मरीज भर्ती होता है उसको इंडोर कहते हैं। काय चिकित्सा विभाग होना चाहिए। अब इसके अंदर अपन स्पेशल क्या चीज है, जैसे हॉस्पिटल में अपन देखते हैं MD, MS, ENT, जैसे हमारे अलग अलग विभाग आते हैं ना, उसी हिसाब से इसके अंदर ये लिखा है काय चिकित्सा विभाग, शल्य तंत्र विभाग। शल्य किसको कहते हैं? थिएटर, ऑपरेशन थिएटर। शालाक्य तंत्र विभाग, जैसे नाक, कान, गला, ये इसको शालाक्य बोलते हैं। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, ये जानते ही हो, जनानी स्त्रियों के लिए होता है अलग से। कुमार है, हाँ, गायकोनोलॉजी, गायकोनोलॉजी। अच्छा, कुमार वृत्य वाले बच्चों का अस्पताल, मतलब बच्चों की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। डॉक्टर बच्चों का अलग से होता है ना आजकल। पंचक्रम विभाग और अत्ययिक विभाग। ठीक है। अत्ययिक किसको कहते हैं? इमरजेंसी वार्ड।
अच्छा, पंजीयन कक्ष में रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात रोगी को उपयुक्त कक्ष में भेजा जाता है। यदि रोग सामान्य स्थिति में है तो उसे 5-7 दिन की औषधि देकर घर भेज देते हैं, और यदि वह असामान्य स्थिति में होता है तो नैदानिक परीक्षण व उचित परिचर्या हेतु तो अंतरंग विभाग में भर्ती कर देते हैं, यानी इंडोर में भर्ती कर देते हैं। अंतरंग विभाग में रोगियों के अनुसार कक्षों की व्यवस्था की जाती है, ठीक है, जिसमें पर्याप्त स्थान व उचित प्रकाश व वायु की व्यवस्था होनी चाहिए। अंतरंग विभाग में चिकित्सालय में ड्यूटी देने वाले चिकित्सकों तथा परिचारकों के लिए पृथक पृथक ड्यूटी कक्ष होने चाहिए। इसमें विश्राम की व्यवस्था हो, जिससे वह पूर्ण मनोयोग से अपने निर्धारित कार्य का संपादन कर सके। परीक्षण आदि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए। अंतरंग विभाग के प्रत्येक कक्ष में पर्याप्त स्थान हो। प्रत्येक रोगी के लिए लगभग 10-12 फीट स्थान होना चाहिए। शैय्याओं को इस प्रकार रखा जाए कि 2 के मध्य में 3-4 फीट स्थान मतलब जगह हो बीच में। प्रत्येक कक्ष में प्रकाश व वायु की व्यवस्था हेतु बल्ब, ट्यूबलाइट व पंखे लगे रहने चाहिए। शैय्याओं पर स्वच्छ उत्तम गद्दे होने चाहिए, जिस पर धुली हुई स्वच्छ चादर बिछी होनी चाहिए। रोगी के आवश्यक सामान को रखने हेतु शैय्या के पास अलमारी होनी चाहिए। चिकित्सालय में एक शल्य कर्मागार होना चाहिए। शल्य कर्मागार किसको कहते हैं? थिएटर को। शल्य कर्म संपादन करने के पश्चात चिकित्सक के विश्राम के लिए पृथक कक्ष तथा पूर्व व प्रधान कर्म को करने के लिए भी अलग कक्ष होना चाहिए। मुख्य शल्य कर्म कक्ष में वायु व प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा उस कक्ष में धूल आदि गंदगी नहीं होनी चाहिए। कक्ष में जाने से पूर्व शल्य चिकित्सक व सहायक कर्मचारियों का एप्रिन पहनकर, मैंने बोला नहीं कि एप्रिन सफेद व्हाइट पहन के वो जाते हैं ना कोट, उसको एप्रिन बोलते हैं। अब आपके लिए मैंने सुबह बोला था ना कि एप्रिन, उसको एप्रिन बोलते हैं, ठीक, हाँ वो कोट होता है। हाँ, मास्क से मुख सुनासा को ढककर, भाई अंदर जाओ तो आप मास्क पहन के जाओगे। ऑपरेशन थिएटर में जाना है तो मास्क लगा करके, उसमें दोनों की सुरक्षा होती है, रोगी की भी सुरक्षा होती है, डॉक्टर की सुरक्षा होती है, कंपाउंडर नर्स की भी सुरक्षा होती है, क्योंकि अपने बैक्टीरिया उनको नहीं जाएगा, उनका बैक्टीरिया अपने नहीं आएगा, जिससे संक्रमण की संभावना नहीं रहे, इंफेक्शन की, ठीक है ना। रोगी के परिजन को शल्य कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मतलब रोगी का जो परिजन है ना, वो ऑपरेशन थिएटर में नहीं आना चाहिए। शल्य कर्म द्वारा शिष्य का होना चाहिए, जिससे बाहर से सहायक कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जा सके। इस कक्ष में पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक औषधियां होनी चाहिए। ऑक्सीजन तथा अन्य आवश्यक यंत्र शस्त्र उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। संक्रामक व्याधियों के रोकथाम के लिए बड़े बड़े चिकित्सालयों में पृथक कक्ष, ठीक है, आइसोलेशन वार्ड होता है, होने चाहिए, जिसमें उन व्याधियों की समुचित चिकित्सा की जा सके। यह कक्ष प्रकाश में पर्याप्त वायु वाला होना चाहिए। चिकित्सालय के एक किनारे शवगृह होना चाहिए। शवगृह किसको कहते हैं? आपने बनेड़ा हुआ नहीं, लाश पड़ा रखा आपा, हाँ मोर्चरी, उसको शवगृह कहते हैं, जिसमें रोगी की मृत्यु होने पर उसके शव को व्यवस्थित रूप से रखा जा सके तथा रोगी के परिजनों को वैधानिक कार्यवाही करने हेतु पश्चात हस्तांतरित किया जा सके। अब लिखा है इसमें चिकित्सालय के समय विभाजन। चिकित्सालय समय के है, ये बदलते रहते हैं, इसके समय अनुसार बदला जाता है। रोगियों के परिचर्या व चिकित्सा हेतु चिकित्सालय में 2 विभाग होते हैं, एक तो बहिर्ंग विभाग ओपीडी, ठीक है, एक अंतरंग विभाग आईपीडी। मतलब ओपीडी का मतलब क्या होता है? आउट पेशेंट डोर, और आईपीडी का मतलब है इंडोर पेशेंट डोर। चिकित्सालय को समुचित प्रकार से संचालन करने तथा चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु चिकित्सालय के समय का विभाजन किया जाता है। बहिरंग विभाग में रोगियों को देखने या समय एवं सायकाल होता है, जिसका निर्धारण समय समय पर जनता की सुविधा के अनुसार प्रशासन व व्यवस्थापक द्वारा किया जाता है। रोगियों को अल्प समय में उचित चिकित्सा मिले, इस हेतु चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। रोगी का पंजीयन होने के बाद उसको तद व्याधि विशेषज्ञ के पास भेज दिया जाता है। सामान्यतः शासकीय चिकित्सालय में चिकित्सालय समय विभाजन प्रातः साइंस निम्नलिखित प्रकार होता है। जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है ना, उनका समय बताया गया है कि शीत ऋतु में 9 बजे के 1 मतलब 9 से लेकर के 1 बजे तक रहता है।
मतलब सर्दी में, और शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक। और गर्मी के अंदर रहता है सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। और रविवार के दिन छुट्टी होती है तो 2 घंटा खुलता है, वो है 9 से लेकर 11 बजे तक। ठीक है, ये हॉस्पिटल का टाइम है। और रात में अगर राजकीय अवकाश जो होता है ना, जैसे कोई छुट्टी आ गई, उसका टाइम होता है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। परिचर्या में प्रातःकालीन व सायंकालीन परिचर्या अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। रोगी को रात्रि काल में शयन व मध्याह्न में विश्राम की सलाह दी जाती है। रात्रि काल में भर्ती रोगियों की परिचर्या अत्यंत सावधानी से नियोजित प्रकार से करनी चाहिए। जो इंडोर में भर्ती है ना रोगी, उसको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। चिकित्सालय में प्रविष्ट रोगियों के लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए। व्यक्ति को स्वस्थ रखने में अनुकूल वातावरण का विशेष महत्व है, अतः चिकित्सालय में निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सफाई व्यवस्था, शुद्ध वायु का आवागमन, जल व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, ध्वनि शोर आदि नियंत्रण। ठीक है, सफाई व्यवस्था के बारे में ये, क्योंकि लंबा ही चलता है वैसे। सफाई व्यवस्था आतुरालय की समुचित स्वच्छता आवश्यक है। स्वच्छ वातावरण की जीवाणुओं की वृद्धि की संभावना कम होती है तथा जनता उस चिकित्सालय के प्रति अधिक आकर्षित होती है। गंदगी युक्त या अस्वच्छ चिकित्सालय में रोगी व्याधि से शीघ्र लाभ न होकर दुखी रहता है। सफाई व्यवस्था का कार्य परिचारक के अधीन रहता है। ठीक है, अतः सफाई कार्य के नवीन विधियों का ज्ञान उसे होना चाहिए। स्वच्छ चिकित्सालय की स्वच्छता का प्रमुख भाग है, अतः सुव्यवस्थित होने पर भी चिकित्सालय में स्वच्छ एवं शांत वातावरण मिलता है। सफाई बहुत जरूरी है हॉस्पिटल के अंदर। सफाई में प्रयुक्त द्रव्य है, क्या क्या चीज होती है, किससे सफाई करेंगे? जल होना चाहिए, फिनाइल होनी चाहिए, साबुन, सोडा, सेवलॉन, डीडीटी, ठीक है, आदि का होना जरूरी है। उससे अपन जैसे पोछा वगैरह मारते हैं ना हॉस्पिटल के अंदर, फिर फिनॉल का है और है, मान लो इस तरह से, तो वो शुद्ध करने के लिए। अच्छा, सफाई में प्रयुक्त उपकरण क्या है? ब्रश है, झाड़ू है, कपड़े, वैक्यूम क्लीनर आदि। सफाई का उद्देश्य क्या है? क्या आतुर के लिए, आतुर किसे कहते हैं? आतुर किसे कहते हैं? आतुर, आतुर रोगी को कहते हैं। ठीक है, आतुर के लिए मनोनुकूल वातावरण होना चाहिए। प्रत्येक उपयोगी वस्तु की आवश्यकता पड़ने पर धूल आदि को साफ करते रहना चाहिए। यंत्र उपकरण आदि एक स्वच्छ एवं पलीयुक्त स्तर बनाने रखना, जिससे उस पर धूल आदि इकट्ठा न हो सके। रोगी को बिना किसी कष्ट के धूल गंदगी संक्रमण से बचाया जा सके। चिकित्सक व परिचारक नर्स के स्वयं स्वच्छ रहने पर रोगी को भी स्वच्छ रहने की प्रेरणा मिल रही है। मतलब अगर परिचारक है वो खुद स्वच्छ रहेगा तो रोगी को आप कह सकते हो भी आप स्वच्छ रहो बिल्कुल। ठीक है, और आप ही गंदा कपड़ा मेला पहन के जाओगा तो हस्बैंड ठीक होगा। सफाई के सिद्धांत क्या है? चिकित्सालय की सफाई में निम्नलिखित बातों में विशेष ध्यान देना चाहिए। धूल आर्द्र सतहों पर अधिक जमा होती है, अतः पहले झाड़ू लगाकर फिर गीले कपड़े से पोछा लगाना चाहिए। अन्य स्थानों पर केवल झाड़ू लगाना ही पर्याप्त रहता है। फिनाइल डालकर फर्श को साफ करना चाहिए। दीवार के कोने में संक्रमित संकीर्ण स्थान में जहां झाड़ू सफाई संभव नहीं है वहां वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करना चाहिए। सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक जीवाणुनाशक होता है। जीवाणु साधारणतः नम, गंदगी व अंधकार युक्त जगह में वृद्धि करते हैं। जो जीवाणु है ना, कीटाणु, वो एक तो नमी हो, जहाँ गंदगी हो, अंधकार युक्त जगह, वहां ज्यादा रहते हैं। इसलिए यथासंभव कमरों में सूर्य के प्रकाश आने की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, शल्य उपकरणों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित व सुविधाजनक ढंग से सूखे वस्त्र से साफ कर रखना चाहिए। उनकी सफाई में अति सरल विधि प्रयोग करना चाहिए। सफाई करने के पश्चात कमरे की सभी वस्तुओं को यथास्थान व्यवस्थित कर देना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वे आसानी से उपलब्ध हो सके। प्रत्येक दिन चिकित्सालय में 2 या 3 बार सफाई करवानी चाहिए। एक बार मना को लागे, हॉस्पिटल के अंदर 2-3 बार सफाई होनी चाहिए। अंतरंग विभाग में सैयाओं को हटाकर झाड़ू लगवाने के पश्चात भी संक्रमित द्रव्यों से पोछा लगाना चाहिए। मेज, कुर्सी, टेबल को स्वच्छ सूखे कपड़े से साफ करना चाहिए। शौचालय, मूत्रालय आदि को प्रतिदिन साफ करवाना चाहिए। मलमूत्र पात्र को सैनिटरी एनेक्स में ले जाकर साफ करवा सूखने के लिए रखवा देना चाहिए। कचरा पात्र डस्टबिन को 2 दिन में 2-3 बार करवाना चाहिए। रोगी द्वारा बहिरंग विभाग में चिकित्सक द्वारा परीक्षण के समय मलमूत्र से विसर्जन कर देने पर तुरंत सफाई कर्मचारी द्वारा सब
साफ है कभी विषय से धुलवाना चाहिए। यह मतलब जो सफाई कर्मचारी होता है ना, ये परिचारक का जुम्मा है। परिचारक सफाई कर्मचारी को कह करके जहां गंदगी पड़ी हो उसको उठा करके बाहर फेंके। एक सफाई कर्मचारी होता है। प्रत्येक सप्ताह में क्लीनर की सहायता से चिकित्सालय से फर्श पर जल डालकर साफ करवाना चाहिए। दीवार की छत पर झाड़े, धूल, दीमक की मिट्टी आदि लगे रहते हैं, उन्हें झाड़ू से साफ करवाना चाहिए। चिकित्सालय के भवनों की दीवारों के प्रति वर्ष सफेदी रंग आदि करवाना चाहिए। सैया, कुर्सी, मेज आदि लोहे की बने हो उन्हें कलर करवा देना चाहिए, जिससे गंदगी न रहने का, संक्रमण होने का भय नहीं हो। चिकित्सालय में प्रयुक्त किए जाने वाले मैग्नेटास, गर्म पानी की थैलियां, रबर ट्यूब, कैथेटर, दस्ताने, हवाई तकिए आदि रबर के सामानों को नियमित रूप से सफाई करवानी चाहिए, जिससे उनकी अधिक समय तक गुणवत्ता व उपयोगिता बनी रहे। रोगियों के मल पात्र, मूत्र पात्र, स्पुटम कफ, फीडिंग कप आदि इनेमिल युक्त हो हैं, जो उष्मा से, रसायनों से, अम्लीय क्षारीय पदार्थों के प्रयोग से खराब हो जाते हैं तथा अतः इनकी सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शल्य क्रम में उपयोगी यंत्र शस्त्रों को ऑटोक्लेव में सुविधाकरण उचित संस्थान में ठीक प्रकार से रख देना चाहिए। ऐसा धमनी पूर्वक साफ करने पर सीजर, नाइफ आदि की धार समाप्त हो जाती है। ऑटोक्लेव क्या होता है? उसके अंदर जो जैसे ओटी होती है ना, अपने क्या बोलते हैं, ऑपरेशन थिएटर, उसके अंदर एक ऑटोक्लेव होता है जिसमें यंत्र शस्त्र वगैरह जैसे ऑपरेशन वगैरह करते हैं ना, जैसे गौज हुई, कपड़ा हुआ, पट्टी हुई है, ये उसको विसंक्रमित करते हैं उसको ऑटोक्लेव से। हाँ, उसको ऑटोक्लेव कहते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में पथ्य का विशेष महत्व है। पथ्य किसको कहते हैं? जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया हो। रोगी व रोग के अनुसार विभिन्न पथ्य प्रयोग किया जाता है। जैसे दलिया, खिचड़ी वगैरह और ये देते हैं ना हॉस्पिटलों में, ये पथ्य देते हैं जो जल्दी हजम हो जाए, जो कि चिकित्सालय के भोजनशाला में बनाया जाता है। उसकी देखरेख भी परिचारक के अधीन होती है। कुल मिला के ये है कि परिचारक वहां का होलसेल होता है। जैसे सफाई कर्म नहीं हुई है तो सफाई कर्मचारी से सफाई करवाए, जैसे कोई खाना बनाने वाला है, खिचड़ी दलिया बनाने वाला है, वो सब उसके ऊपर होता है, परिचारक की होता है। भोजनशाला में प्रयुक्त बर्तन स्वच्छ होने चाहिए तथा भोजन को ढककर रखना चाहिए। फर्श, दीवार व वाश बेसिन की स्वच्छता आवश्यक है। कुछ वस्तुएं रासायनिक पदार्थों से क्रिया कर अनुपयोगी हो जाती है, उनका रंग आदि उतर जाता है, इसलिए सफाई के पूर्व ही यह निर्णय कर लेना चाहिए कि इस उपकरण या फर्श के लिए यह रासायनिक घोल उपयोगी है। वायु व्यवस्था, शुद्ध वायु को ग्रहण करना प्रत्येक प्राणी के लिए आवश्यक है। चिकित्सालय का वातावरण स्वच्छ, खुला हुआ, स्फूर्तिदायक रखने के लिए वायु का आवागमन उचित मात्रा में आवश्यक है। वायु के कारण शारीरिक उष्मा त्वचा से विकिरण होता है, जिससे मनुष्य की श्वसन क्रिया व रक्त भ्रमण सम्यक प्रकार से होता है। वायु के आवागमन के लिए खिड़कियां, दरवाजे और रोशनदानों का परिमाप ठीक होना चाहिए। उचित वायु व्यवस्था के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। वायु है ना, उसके लिए निम्नलिखित बिंदु हैं कि चिकित्सालय भवन में खिड़कियां व दरवाजे वायु की गति आधार पर आकर होने चाहिए तथा प्रवाह तेज हवा चलने पर उसे यथावश्यक बंद कर देना चाहिए। यथासंभव क्रॉस वेंटिलेशन रखना चाहिए, जिसके लिए खिड़कियां आमने सामने होनी चाहिए। सैयाओं के मध्य 3-4 फीट का अंतर रखने के रोगी को पर्याप्त शुद्ध हवा मिलती है। चिकित्सालय के प्रत्येक कमरे में पंखा लगा रहना चाहिए तथा यदि संभव हो तो एयर कंडीशनर, एसी का प्रयोग करना चाहिए। शौचालय की दूषित वायु तथा पाकशाला के धुआं को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग करना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं ना अपन, हाँ, वो गंदगी वगैरह है वो बाहर निकलती रहे। हमेशा रोगी को तीक्ष्ण वायु से बचाना चाहिए, इसके लिए खिड़कियों के पर्दे का उपयोग करना चाहिए। प्रकाश व्यवस्था, स्वस्थ एवं रोगी व्यक्ति के लिए प्रकाश का अत्यधिक महत्व है। सूर्य का प्रकाश हमारे लिए प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य की किरणें जहां जीवाणु की वृद्धि रोकती है, वहीं स्वास्थ्य का अभिवर्धन भी करती है। शीतकाल में सूर्य की किरणों का सीधा प्रयोग शरीर के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कृत्रिम प्रकाश को आवश्यक पड़ती है। चिकित्सालय में यंत्र, उपकरण, संचालन, बल्ब, लाइटें, पंखे आदि के लिए विद्युत आवश्यक है।
कम प्रकाश में जहाँ पढ़ना लिखना कठिन है, वही अत्यधिक तेज प्रकाश में रोगी आराम कर पाना संभव नहीं है। मतलब लाइट हिसाब की होनी चाहिए। प्रकाश की मात्रा, रोगी की अवस्था, उस कार्य का प्रकार, दिन का समय वह निर्भर करता है। तीव्र प्रकाश नेत्रगत व शिरोगत रोगों में हानिकारक होता है। यदि रोगी चेतनावस्था में है तो प्रकाश को संचालित करने वाले स्विच आदि रोगी के सैया के पास होने चाहिए, जिससे वे अपने सुविधा के अनुसार संचालित कर सके। जल व्यवस्था, चिकित्सालय में शुद्ध जल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जो रोगी परिजनों को पीने के लिए, अस्त प्रक्षालन, स्नान, शौच आदि काम करने के लिए आवश्यक है। चिकित्सालय में जल पीने से के लिए तथा अन्य कर्मों के लिए अलग अलग टंकियां होनी चाहिए। पीने के जल की टंकियों को तीसरे दिन साफ करना देते रहना चाहिए। उसे हमेशा ढककर रखना चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त जल अन्य संक्रमित द्रव्यों को मिलाकर सफाई कार्य किया जाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण निवारण व्यवस्था, जो आवाज या शोर श्रोता को अप्रिय लगे, ध्वनि कही जाती है। वायु प्रदूषण, आप ध्वनि प्रदूषण बोला नहीं, डीजे डाजे बाजे कई रेडियो में पो पा करता फिर है, बाकी थोड़ी विशेष ध्यान हॉस्पिटल के पास में कम रहनी चाहिए ध्वनि वगैरह। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से शोर ऐसी ध्वनि है जिसका कोई कर्म नहीं होता। इसकी अवधि लंबी या छोटी हो सकती है। रोगी व्यक्ति के लिए ध्वनि हानिप्रद है। जो रोगी आदमी हो उसके लिए ये जो ध्वनि है ना, ज्यादा ध्वनि है, लाउड स्पीकर वगैरह, इसकी मतलब नुकसानदायक है वो। इससे क्रोध, थकावट में शिथिलता आती है, जिससे भ्रम की स्थिति हो जाती है। चिकित्सालय ध्वनि रहित होना चाहिए, जिससे रोगी को अधिकाधिक आराम मिल सके। ध्वनि की तीव्रता को निम्नलिखित प्रकार से कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? सैयाओं, व्हील चेयर से ट्रालियों में लगे पहियों में रबड़ के टायरों का प्रयोग करने से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करने में उत्पन्न ध्वनि को कम किया जा सकता है। रोगी के अभिभावकों और कर्मचारियों को जूते पहनकर धीरे धीरे चलना चाहिए। रोगी कक्ष में धीरे धीरे बोलना चाहिए। रेडियो, टेलीविजन, टेप आदि मनोरंजन के साधनों का प्रयोग कम करना चाहिए। यदि करना आवश्यक हो तो उसकी ध्वनि बंद रखनी चाहिए। चिकित्सालय में लगे पंखे, एडजस्ट फैन आदि को धीरे धीरे चलाना चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी मरम्मत करवाना चाहिए। चलो एक और पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में फिर छुट्टी करते हैं आप। देखा ऊपर तक जा रहा क्या? समझ नहीं आ रहा है क्यों यार? ये तो थ्योरेटिकल चीज है यार। हाँ थ्योरेटिकल चीज है, ये तो पढ़ने की चीज है। चलो कल पढ़ा देंगे, चलो कोई नहीं, ऊपर से जा रहा तो कल पढ़ा देंगे। वो क्या है कि ये थ्योरेटिकल चीज है ना, थ्योरेटिकल में कोई चीजें है वह थोड़ी